आज हम डिस्कस करेंगे +1 क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉज। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो हमारे बेसिक नेचर के अंदर जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस, उनके बारे में देखा था, और फिजिक्स क्या होती है और फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है उनकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे कंजर्वेशन लॉ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 1 यानी कि फिजिकल वर्ल्ड का। तो +11th क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंजर्वेशन लॉज होते क्या हैं। तो कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं, कुछ हाइपोथेसिस होती हैं बेस्ड ऑन कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेस पे या एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे, जिनको प्रूव नहीं किया जाता। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, उनको हम मान के चलते हैं पर उनका कुछ प्रूफ हमें नहीं मिलता कि पर्टिकुलर यही इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई करती है, यानी कि पर्टिकुलरली हम इस चीज को ये बोल नहीं सकते। ठीक है, ये एक माना जाता है। ठीक है, हाइपोथेसिस है, माना जाता है, लॉ नहीं है। ठीक है, लॉ या हम बोले कि कोई एक ऐसा रूल नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, टोटली पूरे सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा ही होता है। हर जगह के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर, मतलब माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर ये चीजें हों, उनका मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो लॉज होते हैं ये एक हाइपोथेसिस होते हैं। हाइपोथेसिस यानी कुछ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस होते हैं। जैसे मैंने कोई चीज देखी, मैंने कुछ ऑब्जर्व कर लिया, कोई और है उसने भी सेम चीज देखी, उसने भी ऑब्जर्व की कुछ चीजें। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, जैसे पुराने ये जो रूढ़िवादी विचार होते हैं कि लोग मान लेते हैं कि मरने के बाद में कोई भूत बनता है, ये बनता है, वो बनता है, साइंस नहीं मानती है पर लोगों के अंदर ये चीजें चलती हैं। तो पूरे इंडिया के अंदर जैसे ये चीजें चल रही हैं, तो ऑब्जर्व क्या करते हैं, कोई बोल देता है कि मेरे को दिखाई दिया, ये किया, वो किया। ठीक है, तो ऐसे कुछ हाइपोथेसिस होते हैं जिनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स है पर उनको प्रूव नहीं किया जा सकता। हम ये बोल नहीं सकते इनको कि ये इसकी इक्वेशन बनेगी और एंड में ये रिजल्ट आएगा। हम टोटली मान लेते हैं कि काम करने से पहले और काम करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट है वो सेम ही है। ठीक है, दीज कैन बी वेरीफाइड वाया एक्सपेरिमेंट्स। इनको वेरीफाई किया जाता है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके। हम आगे देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को कंसीडर करेंगे, जैसे लॉज की बात करेंगे तो उनके बेस पे जैसे एक्सपेरिमेंट कर करके हम देखेंगे कि वो चीज़ें ट्रू होती है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन लॉज हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कंजर्वेशन लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा को कंजर्व करना, संरक्षित करना, मतलब कि जो ऊर्जा है वो हमेशा एक समान रहती है, हमेशा उतनी ही रहती है। ठीक है, उसके बाद में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि पुंज की बात जब हम करते हैं तो वो भी कंजर्व रहता है। ठीक है, कंजर्व यानी कि संरक्षित रहता है, वो भी चेंज नहीं करता है। मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात क्या होती है, देखो जब आप छोटी क्लासेस में थे आपको बोला जाता था वर्ल्ड लाइफ को कंजर्व करो। ठीक है, फॉरेस्ट को कंजर्व करो, एक्वेटिक लाइफ को कंजर्व करो, पानी को बचाओ, ये करो। तो ये बचाने का ही एक तरीका। संरक्षित करने का मतलब क्या होता है, काम करने से पहले और बाद में वो चीज सेम रह रही है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। संरक्षित करने का यही तो मतलब होता है ना, मतलब कंजर्व करनी है वर्ल्ड लाइफ को, मतलब आप उसको कोई नुकसान ना पहुंचाओ, यानी कि जब नुकसान नहीं होता तो वो कंजर्व हो जाती है, तो संरक्षित हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंजर्वेशन करवाना है। मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट होता है मास का और वेलोसिटी का। मास इनटू वेलोसिटी जो होती है दैट इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है, आगे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है लास्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात हमने पिछले टॉपिक के अंदर भी की थी, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात की थी। तो वो जो उस केस में चार्ज होता है ना, वो भी हमारा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मैंने आपको तब भी बताया था कि जो हमारा एटम होता है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो चार्ज जो होता है वो भी सेम रहता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व उसको करवाया जा सकता है। तो 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं इनको। तो मूव करते हैं फर्स्ट के ऊपर। फर्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टार्टिंग करते हैं। अब देखो इन सिंपल फॉर्म अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप इसके अंदर लिख सकते हो एक ही चीज, दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ना आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी कैन इधर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सूरज ना तो हमने बनाया है, ना हम सूरज को मिटा सकते हैं। सूरज का एक एनर्जी का सोर्स ही तो है हमारे पास, सन जो है।
सन एनर्जी का सोर्स है, सन को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम सन को क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, पर सन से जो एनर्जी मिलती है ना उसको हम काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है उनके अंदर यूज़ कर लेते हैं, जैसे सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा लेना, पानी को गर्म कर लेना, मोटर्स चला के पानी को मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेना। तो सूरज की जो एनर्जी होती है उसको प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं खाना बनाने में, तो सूरज की जो एनर्जी है उसको डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। एनर्जी के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं आगे हम देखेंगे, तो उनके अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। बट सूरज को ना तो बनाया जा सकता है ना उसको मिटाया जा सकता, वो एक नेचुरल चीज है हमारे पास। तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एनर्जी जो होती है ना पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की, वो सेम रहती है। अगर एक जगह से कुछ नुकसान हुआ है तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है यूनिवर्स की, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द जर्नल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जीज रिमेन कांस्टेंट ओवर एंड कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। टाइम के जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा एनर्जी जो है हमारी कांस्टेंट रहेगी। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर सिर्फ जस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम बना सकते हैं ना हम इसको मिटा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज टू द होल यूनिवर्स। मैंने आपको बताया था पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है ना, पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ये नहीं है कि इंडिया में एनर्जी कांस्टेंट है, या ये नहीं है कि अर्थ के ऊपर एनर्जी कांस्टेंट है। पूरे यूनिवर्स के जो एनर्जी होगी, पूरा यूनिवर्स हमारा एक सिस्टम है और उस यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। इट इज बिलीव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स अनचेंज, कभी भी चेंज नहीं होती। मैंने बोला था एक जगह अगर नुकसान हुआ है, एक जगह जो एनर्जी है वो कम हुई है तो दूसरी जगह से वो बढ़ जाएगी, एक जगह अगर नुकसान हुआ तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस द नेचर प्रोड्यूसेस सिमेट्रिकल रिजल्ट एट अ डिफरेंट टाइम। तो अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस कौन सी होती है, आइडेंटिकल मतलब जो अनुकूल होती है, जिनके अंदर रहना आसान होता है, ठीक है। हमारे आइडेंटिकल कंडीशंस होने का मतलब क्या होता है, आदमी के यानी कि मनुष्य के या ह्यूमंस के आइडेंटिकल कंडीशन होने का मतलब क्या है, सूरज है, सनलाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है, रहने को मकान है, ठीक है, ज्यादा गर्मी नहीं है ज्यादा सर्दी नहीं है, तो आइडेंटिकल कंडीशंस, ठीक है। तो नेचर जो है वो प्रोड्यूस करती है सिमेट्रिक रिजल्ट एट डिफरेंट टाइम्स, तो अलग अलग टाइम के ऊपर सिमेट्रिक मतलब समांतर एक जैसे रिजल्ट्स, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं। बाकी आपने इसका इतना नहीं पढ़ना है, जब भी आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हमने करनी है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर हम यही बोलेंगे कि जो एनर्जी होती है होल यूनिवर्स की वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। एनर्जी है वो अनचेंज रहती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बस इतने में आपका जो फंक्शन है वो खत्म हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये देखिए आपको जो हमारी लेफ्ट वाली फिगर है उसके अंदर दिख रहा है, ये जो लाइट है वो ग्लो कर रही है, बल्ब जब ग्लो कर रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। इसे इलेक्ट्रिसिटी दी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी, क्योंकि बल्ब थोड़ी देर जलता रहता है तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है। दूसरा जब उसको जलाते हो तो आपको रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है। तो दो फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के अंदर, ठीक है। ऊपर आपको दिया हुआ है सिंपल डेफिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करता है, दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ना एनर्जी को बनाया जा सकता है ना उसको क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बच्चे बच्चे को पता है आइंस्टाइन की इक्वेशन दैट इज इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तो एनर्जी है वो इसके इक्वली रहती है, इज इक्वल्स टू एम सी के स्क्वायर के, जहां पे एम हमारा मास है, ठीक है, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और ई रिप्रेजेंट कर रही है हमारी एनर्जी को, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दी थी दैट इज इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। 3 इडियट्स देखते हो ना, 3 इडियट में बड़ी बड़ी लिखी आती है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो सबको पता होती है ये इक्वेशन। और हमारी एनर्जी जो होती है वो इतनी ही रहती है, मास को जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसके स्क्वायर से, तो हमारे पास जो एनर्जी है वो आ जाती है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास होती है 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास की जब बात करते हैं, पुंज की बात जब हम करते हैं, ठीक है। अब मास के अंदर क्या बोलता है कि देखो बेसिकली जब 10th के अंदर केमिकल रिएक्शंस वाला आपने चैप्टर किया था तो वहां पे आप रिएक्शंस को बैलेंस करते हो, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस आपने पढ़ा था। तो उस टाइम आपको
शायद बताया गया हो कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं या इक्वेशंस जो होती हैं उनको बैलेंस किस लिए किया जाता है। उनको बैलेंस इसलिए किया जाता है ताकि मास कंजर्व हो सके। रिएक्टेंट्स की साइड जो मास है ना, रिएक्टेंट्स का जो मास है वो इक्वल हो सके किसके, प्रोडक्ट्स के मास के। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो प्रतिक्रिया को कर रहे हैं, क्रिया को करा रहे हैं, वो उनका जो मास है ना वो इक्वल हो सके, जो उत्पाद हमारे पास बन रहा है, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहे हैं उनके पुंज के, उनके मास के इक्वल हो। ठीक है, उसी के लिए हम क्या करते थे, रिएक्शन को बैलेंस करवाते थे, और बैलेंस करवाने के बाद में हम जब दोनों साइड का मास को ऐड करते थे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आता था, सेम आता था, और मास जो होता था वो इक्वल आता था। तो ये यहीं पे फर्स्ट पॉइंट में यही चीज दी हुई है, दिस इज ए प्रिंसिपल यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को एनालाइज करने के लिए ये यूज किया जाता है। कैसे, तो नेक्स्ट देखते हैं। एक केमिकल रिएक्शन बेसिकली देखो होती क्या है, रिएक्शन के अंदर एक दो रिएक्टेंट या से एक प्रोडक्ट बन रहा है, या दो प्रोडक्ट से, ठीक है, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, या कुछ भी बन रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम क्या करते हैं, अरेंज ही तो करते हैं। अरेंज करने का मतलब क्या होता है, देखो जब भी रिएक्शन होती है, मान लो हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है किसके साथ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना रही है, वाटर बना रही है। ठीक है, ये आपको एक फॉर्म गिवन होती थी। अब ये फॉर्म गिवन होने के बाद में हम इसको इसके फॉर्मूला की फॉर्म में लिखते थे, और फॉर्मूला की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते थे, H2 हाइड्रोजन प्लस O2। अब O जो होता था वो 2, ऑक्सीजन जो होती है हमेशा डायटोमिक फॉर्म में आती है O2, ठीक है, पर इसके ऊपर जो चार्ज होता था ना वो 2 नेगेटिव होता था। अब 2 नेगेटिव है तो एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर तो 4 नेगेटिव हो गया ना। तो हमें हाइड्रोजन के पास तो एक पॉजिटिव होता है, तो हमें कितने चाहिए, क्लियर, हमें कितनी चाहिए, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे तभी 4 उसको, देखो हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस का होता है, ऑक्सीजन क्या है, एक 2 नेगेटिव है। एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पर ऑक्सीजन को 2 चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन के पास, देखो एक ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव थे, उसको 2, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को कितने चाहिए होंगे, 4। एक हाइड्रोजन सिर्फ एक दे सकता है, 2 हाइड्रोजन कितने देंगे, 2, 3 हाइड्रोजन देंगे 3, और 4 हाइड्रोजन कितने देंगे, 4, तो 2H2 प्लस O2 क्या बनाएंगे, 2H2O, यही बनाएंगे, क्लियर। तो क्या बनाएंगे, 2H2O, क्लियर। यहां पर रिएक्शन किसकी हुई थी, H2 प्लस O2, ये रिएक्शन होती थी। अब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने जस्ट किया क्या, केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक रीअरेंजमेंट ही है। तो एटम्स की पहले ये दोनों अलग अलग थे, उसके बाद में दोनों को कंबाइन करके पानी का जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो बन गया। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर का डबल कर देते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे मास हम इसका 2 ले लेते हैं, मान लेते हैं। एक का 2 है, 4 का कितना हो जाएगा, 2:4, दैट इज 8 आ गया। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 एटॉमिक नंबर, 16 इसका मास बन गया, तो 8 प्लस 16 हो गया, कितना बना, 24, ठीक है। ये बना हमारे पास, रिएक्टेंट साइड हमारे पास बन गया मास 24। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 2H2O था, तो 2 इंटू 2H का कितना आएगा, 2, ठीक है, इज टू 2। एटॉमिक नंबर 1 था, एक हाइड्रोजन का 2 और 2 हाइड्रोजन थे, 2H2O था ना, तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई। अब उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन, तो प्लस 16, ठीक है। अब 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉरी वो हमारा ना, तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास बेसिकली एक रीअरेंजमेंट होती है ऑफ एटम्स की अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अमंग हम केमिकल रिएक्शन को क्या होती है, मॉलिक्यूल्स को अरेंज करते हैं एटम्स को। जैसे देखो हाइड्रोजन ने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ और बनाया वाटर, हाइड्रोजन ने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ और बनाया वाटर। ये तो सिंपल फॉर्म है, वर्ड की फॉर्म में। अब इक्वेशन, इसको रिएक्शन बनाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखो हाइड्रोजन होता है हमारे पास H पॉजिटिव, तो H, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन होता है हमारे पास O2 नेगेटिव। छोटी क्लास के अंदर जब आपने 9th क्लास की थी तो आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना बताया गया था। अगर नहीं आता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा,
केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं उसका लिंक मिल जाएगा, जाके वहां से देखना। जस्ट 5-10 मिनट के अंदर आपको पूरा वहां पे आपको क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। अब इसके ऊपर था 1 यानी कि पॉजिटिव की बात करें, इसके ऊपर है 2 नेगेटिव, तो ये क्या कर देते थे हम, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। तो जिसका 1 था 1 चला जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन आ गया O। ठीक है, 2 आ गया हाइड्रोजन पे, तो ये बन गया H2O। तो पानी क्या बनता था हमारा, H2O। नेगेटिव पॉजिटिव आपने नहीं देखना है, आपने पूरी डिटेल के अंदर अगर आपने करना है तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, या आपको आई बटन के ऊपर वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वहां से भी ना मिले तो चैनल के ऊपर आप क्या करोगे, 10th क्लास की साइंस को ओपन करके देखना प्लेलिस्ट को, वहां पे आपको मिलेगा कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, उसके ट्रिक्स आपको मिलेंगे। ये H2O बनना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना रहा है H2O, बट देखो प्रोडक्ट के अंदर तो H2 है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, पर यहाँ पे तो हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है। तो इसको 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। और सेकेंड चीज होती है कि ऑक्सीजन कभी भी O होके रिएक्ट नहीं करता, O2 होके रिएक्शन करता है। तो अब तो ये तो और लंका होगी कि अब देखो इसके ऊपर तो 4 नेगेटिव चला गया, अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन एक है ना, तो यहाँ पे हमें पूरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर हमारे पास 2H2O बनेगा। ठीक है, आप उसके लिए वो पूरा वीडियो देख लेना। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, एटम्स को अरेंज ही तो करते हैं। अब हमने क्या करना होता है, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उनका मास निकालना होता है। उनका मास जो है ना वो इक्वल होना चाहिए किसके मास के, प्रोडक्ट के मास के। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, मतलब इनिशियली रिएक्शन होने से पहले जो आपका मास था, रिएक्शन होने के बाद में भी आपका वही मास रहे, तो मतलब होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्टेप के ऊपर। सिंस द एटम्स आर merely रीअरेंज बट नॉट डिस्ट्रॉय, हमने क्या किया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के H2O ही बनाया है। अब H2O के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, हमने किसी को डिस्ट्रॉय तो नहीं किया, उसको खत्म तो नहीं किया कि रिएक्शन की और ऑक्सीजन निकल गया। अब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो वाटर बनेगा, नहीं बनेगा, हमने जस्ट उनको रीअरेंज किया है। तो जो टोटल मास होगा ना ऑफ द रिएक्टेंट्स इज द सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास होगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वो क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल जो हमने पीछे रिएक्शन की है, हाइड्रोजन कितने लिए थे, 2H2 लिए थे। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास के अंदर हम जस्ट उसको डबल कर लेते हैं। तो एक बार हम डबल करके उसको देख लेते हैं, तो डबल करते हैं तो 2H2 है, 2H2 है तो H2 का कितना हो गया, एक H का 1 था, H2 का 2 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। तो हाइड्रोजन का कितना आ गया, 4। वहीं पे बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी क्या है, O2 है। एक ऑक्सीजन का होता है 16 इज टू 2 इज 32, तो 32 प्लस 4 इज 36 बन गया, प्लस 4, तो रिएक्टेंट साइज का जो मास है दैट इज इक्वल टू 36। क्लियर। अब बात करते हैं प्रोडक्ट साइड की, तो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या था, H2O। ठीक है, 2H2O बन रहा था। अब देखो 2 हाइड्रोजन का कितना आएगा, 4, एक ऑक्सीजन का कितना आएगा, प्लस। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट का मास होता है और प्रोडक्ट का मास होता है, अगर वो हमारा इक्वल होता है दैट मीन्स कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा एप्लीकेबल होता है। हम इसके एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। ठीक है, तो ये थोड़ी सी फनी एग्जांपल है, जस्ट आपको याद रखने के लिए आपको बताया गया है कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। कि पहले क्या होता था, पहले के जमाने में 1980s के अंदर इतना बड़ा कंप्यूटर होता था और पतला सा मरियल सा आदमी होता था। ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, आदमी बड़ा होता गया कंप्यूटर के जैसा और कंप्यूटर पतला होता गया, बिल्कुल पतला। आजकल आप देखते ही हो जो हमारी मैकबुक्स आती हैं या वीवो की मैकबुक्स आती है, लिनोवो के लैपटॉप्स आते हैं, कितने पतले पतले होते हैं। पहले जो कंप्यूटर्स होते थे वो कितने बड़े बड़े होते थे। ठीक है, तो ये जस्ट ऐसा कुछ नहीं है। देखो पहले कंप्यूटर भारी था, इसका मास और आदमी उतना ही हल्का था, तो दोनों का मास उतना ही बन रहा था। 2013 में क्या हो गया, उतना कंप्यूटर हल्का हो गया, उतना आदमी भारी हो गया बैठा बैठा, तो वो मास तो एक ही जैसा रहा ना। पहले एक ये भारी था, ये हल्का था, अब ये हल्का हो गया, ये वाला भारी हो गया, तो मास कंजर्व हुआ ना।
ये थोड़ी सी फनी एग्जांपल होगी, ऐसा आपने पेपर के अंदर नहीं लिखना है, जैसा आपको याद करने के लिए आपको बताया गया, ठीक है, कि मास का कंजर्वेशन बेसिकली होता क्या है, कि मास जो होता है ना वो 1980 के अंदर भी उतना ही था और 2013 के अंदर ही उतना है, बस चीजें बदल गई है, कोई छोटा हो गया कोई बड़ा हो गया, वो चीजें बदल गई है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। जैसे हमने पीछे रिएक्शन की बातें की हैं, तो रिएक्शन के ऊपर जब हम मूव करते हैं तो हमारा CH4 यानी कि मीथेन जो है वो रिएक्ट कर रहा है 2O2 के साथ, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो एक मीथेन का मास है हमारे पास 16 ग्राम और 2 ऑक्सीजन का मास हमारे पास 2O2 का मास जो है वो आ जाएगा 32:2, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन होने के बाद में हमारे पास CO2 बन रहा है, CO2 का मास होता है 44 ग्राम और प्लस H2O बन रहा है, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18 ग्राम और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास होगा दैट इज इक्वल्स टू 36 ग्राम, ठीक है। तो वो 36 ग्राम आप यहाँ पे देखो, इन दोनों को ऐड करो, इधर वाला मास ऐड करो, 2 इंटू 32 करो, 2 इंटू 32 करोगे तो 64 बनेगा, 64 के अंदर 16 ऐड कर दो, 64 और 6 कितने हो गए 70, 70 प्लस 10 इज 80, 80 बनता है। इधर से 36 प्लस 44 करो फिर 80 बन गया। तो मास दोनों साइड क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, इधर भी 80 इधर भी 80, ठीक है। सीधा ही आप क्या कर दो 36 में 44 ऐड कर दो, 6 और 4 10 और ये 80, डन, क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्टेंट साइड थी, ये वाले रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये वाले हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो दोनों का जो मास होता है वो कंजर्व रहा है क्योंकि दोनों साइड पे मास का जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम था ना हमारे पास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम 2 तरह के मोमेंटम पढ़ते हैं, फर्स्ट इज लीनियर मोमेंटम एंड सेकंड वन इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज मूव कर रही है, मोशन के बारे में बताता है ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। मोशन के बारे में कैसे बताता है, देखो p जो होता है हम मोमेंटम को लिखते हैं स्मॉल p से, ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, mv के इक्वल होता है, मास इज टू वेलोसिटी। तो मोमेंटम बेसिकली आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, किसी भी पार्टिकल के मास और उसकी वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देता है। अभी तक हमने जो भी किया था, एनर्जी की बात की थी या मास की अगर हम बात करें तो दोनों क्या थे, स्टैटिक की बात कर रहे थे, दोनों रेस्ट पे थे। पर जब चीज मूव करने लग जाए तो क्या उसके मास के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, मूविंग बॉडी जो होती है उसके मास के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और मास जो होता है वो रिड्यूस मास के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मास की जगह पे हम रिड्यूस मास लेते हैं, वो आपके आगे आएगा तब हम करेंगे। अभी तक आप इतना ध्यान रखो कि जब भी चीज मूव करती है ना तो वो मास जो होता है वो रिड्यूस मास के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मोमेंटम के अंदर जो मास आ रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ वेलोसिटी भी है, तो रिड्यूस मास का कंसेप्ट लेते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद में ये चीजें आनी शुरू हुई थी। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे पास देखो लीनियर मोमेंटम को हम लिखते हैं p इज इक्वल टू mv, जहां पे हमारा m जो है वो मास ऑफ द बॉडी और v जो है वो वेलोसिटी है, और p छोटा p जो होता है उससे हम क्या करते हैं, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमेट्री ऑफ लॉज ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसलेशन इन स्पेस इज टर्म्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेटरी हमारे पास एक मोशन होता है। जब कोई भी चीज गति करती है, मूव करती है, चलती है ना, तो उसको मोशन करने के काफी सारे ढंग होते हैं। जैसे आपने क्लॉक देखी होगी घर पे, उसके नीचे का जो पेंडुलम होता है वो ऐसे टू एंड फ्रो मूव करता रहता है ना, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जब आप सीधी लाइन के अंदर चलते जाते हो दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है। ट्रांसलेशनल मोशन ये वो होता है कि जब आपकी बॉडी भी चल रही है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी चल रहे हैं, ठीक है। मास क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में ही तो इन्फॉर्मेशन हमें देता है। मास क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है ना, ठीक है। तो अब जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है ना, ट्रांसलेशनल मोशन वो होता है कि जैसे आपके यहाँ पे कोई चीज है, ये कोई स्लोप थी, यहां से आप बॉल को फेंकते हो तो ये बॉल क्या करेगी, ऐसे रोल 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 घूमती हुई आएगी ना, तो वो होता है ट्रांसलेशनल मोशन। अगर आपने एक और चीज देखनी है तो पुरानी फिल्में जो होती थी उनमें जब गुंडों को या हीरो को या हीरोइन को पहाड़ से जब गिराया जाता था वो गोल गोल घूमते हुए आते थे नीचे, ठीक है, वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में देख के क्या करो, जब भी टीवी सीरियल्स के अंदर या मूवीज के अंदर किसी को पहाड़ से नीचे फेंका जाता है तो वो क्या करते हैं उसको, या कोई सीढ़ियों से नीचे गिरता है ना सीरियल्स में, तो वो ऐसे घूमता हुआ आता है। अक्षरा वाले में बहुत बार गिरते हैं, ठीक है, देख लेना, कोई बात नहीं, मैं नहीं देखती, जस्ट ट्रांसलेशनल मोशन होता है क्या वो आपको बताया है, ठीक है। रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन स्पेस इज टर्म्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो इसकी एग्जांपल से आपको समझ आएगा।
देखो हम बोलते हैं कि मून के ऊपर जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब आपने 9th क्लास के अंदर ग्रेविटी का वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पे छोटा जी आपने पढ़ा था, छोटा जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और इसकी वैल्यू होती है 9.8। तो हम ये बोलते थे कि जब मून के ऊपर जाते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है, ये जो ग्रेविटी होती है वो 1/6 हो जाती है एज कंपेयर टू अर्थ। यहाँ पे देखो द एग्जाम्पल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सेम ऑन द अर्थ एंड मून इवन इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो उतनी कम होगी ना, पर ग्रेविटी का जो नियम है, यानी कि ग्रेविटी का जो न्यूटन्स का लॉ है, वो इक्वली एप्लीकेबल है अर्थ के ऊपर भी और मून के ऊपर भी। अब इससे आपको समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। समझ आने के लिए देखो, पीछे से एक ट्रेन आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो चलती हुई आ रही है। आगे एक ट्रेन खड़ी है, चल नहीं रही है, उसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। देन ये ट्रेन जैसे चलती हुई आएगी, अब वो खड़ी है, इसमें टकराएगी तो सही, वो ये जो खड़ी है ट्रेन इसमें आके टकराएगी, और इसमें आके टकरा के क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड होगी। कोलिजन एंड कपलिंग, अब देखो मास इंक्रीज हो गया ना, इसका भी कुछ मास था और इसका भी कुछ मास है, ठीक है, तो अब मास इंक्रीज हो गया। अब ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही थी, जब इससे कोलाइड किया, कोलाइड यानी कि टकराई है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ जो है वो रिड्यूस होगी और वो दोनों इकट्ठे चलने स्टार्ट हो गए। पर देखो यहाँ पे इसका अकेले का मास था, फॉर एग्जाम्पल में बोल लेते हैं कि इसका मास मान लो 100 kg था, मान लेते हैं, ठीक है, इसका मास 100 kg था, तो हम अगर मोमेंटम निकालें इसका 100 इंटू इसकी वेलोसिटी कर दो, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा, देखो नॉर्मली हम विदाउट यूनिट्स एक बार लेके चलते हैं तो 1000 आ गया, क्लियर। अब इन दोनों का मास ऐड हो गया, वेलोसिटी चाहे रिड्यूस हुई है पर मास तो ऐड हो गया ना, तो अब देखो यहाँ पे मास थोड़ा था तो वेलोसिटी ज्यादा थी। अब दूसरे केस में क्या है, मान लो मास जो है वो m2 हो गया और m2 बड़ा है इस 100 से, और वेलोसिटी है वो कम होगी, 6 होगी, ठीक है। तो अब देखो एक चीज बड़ी यहाँ पे ज्यादा थी, वो मास यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा थी, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, बट यहाँ पे मास तो बढ़ गया ना, तो एक चीज कम हुई है तो दूसरी अपने आप बढ़ गई है, तो जब एक कम होकर दूसरी अपने आप बढ़ जाएगी तो वो आंसर तो हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। आप क्या करो, देखो इसको एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 3 + 0 कर दूं मैं, a + b हमने करना है, ठीक है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 0 है, और मैं यही 2 + 1 कर दूं, तो a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, तो b बढ़ गया, a कम हो गया, पर आंसर तो फिर भी 3 आ रहा है ना। यहाँ पे b कम था, a ज्यादा था, पर आंसर तो फिर भी 3 आ रहा था ऐड करने के बाद में। वही चीज यहाँ पे ये बता रहा है कि जब आप, ये था बिफोर कोलिजन, कोलिजन यानी कि टकराने से पहले, ये टकरा गई और कपलिंग होगी, जुड़ गए आपस में, और अब जब दोनों चलेंगे ना तब आप निकालना। अब जिस वेलोसिटी से ट्रेन चलती है ना, उसके सारे जो डब्बे होते हैं वो भी उसी वेलोसिटी से मूव करते जाते हैं। ये नहीं है कि किसी की वेलोसिटी कम होगी, अगर वो कम होगी तो वो तो पीछे रह जाएगा, कहीं पे खड़ा होगा अकेला ही, ठीक है। तो वेलोसिटी, अब एक अकेला ट्रेन का इंजन चलता आ रहा है, उसकी वेलोसिटी कुछ है, ज्यादा ही होएगी, अकेला चल रहा है, ठीक है, आराम से, उसको किसी को खींचना नहीं है, उसके पीछे फोर्स नहीं लग रहा है कि उसको खींच के बाहर को खींचना नहीं है, तो अब वो चलता हुआ आ रहा है, उसी को ट्रेन के डिब्बों से जोड़ दे तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उतना भार भी तो, उतना मास भी तो उसको खींच के लेके आना, उतना पुंज भी तो उसको खींचना है, तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है, पर वो काफी सारे डिब्बे जब लग जाते हैं तो उसका मास भी तो इंक्रीज हो जाता है, तो वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम के अंदर हमारे पास क्या था, हमने जब एग्जांपल की थी, चलो हम पीछे जाके देख लेते हैं, हमारा जो मोशन था वो एक, ठीक है, लाइन के अंदर, इसको बोलते हैं लीनियर, जो भी चीज लाइन के अंदर हम बात करते हैं दैट इज लीनियर, ठीक है, लाइन के अंदर जो होती है लीनियर, ओके। जब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम के अंदर अब आप लीनियरली नहीं चलोगे, आप गोल गोल घूमोगे, चक्कर आएंगे, चीजें चक्कर खाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जहाँ पे v था ना वहां पे ओमेगा आ जाता है, वहां पे हमने p लिखा था, p इज इक्वल टू mv। एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल L से लिखते हैं, और कैपिटल L क्या होता है, आई ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है, आई ओमेगा के इक्वल होता है। वहां पे m था ना, यहाँ पे m नहीं आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम दोबारा जो हमारा आगे पढ़ेंगे फिजिक्स को जैसे जैसे वैसे आपके क्लियर होता जाएगा, एक बार के लिए इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद में ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओमेगा से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या होता है, ये ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। जब कोई चीज लाइन के अंदर चल रही है दैट इज नोन एज वेलोसिटी, वी से लिखते हैं लीनियर वेलोसिटी। जब कोई चीज गोल गोल घूम रही है किसी वेलोसिटी से दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। किसी एंगल के ऊपर घूमेगी ना, यहाँ पे गोल गोल घूमेगी तो एंगल बना रही है ना, लाइन के ऊपर तो कोई एंगल नहीं बन रहा, यहाँ पे चीज चलती हुई जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, नो इंट्रिंसिकली प्रेफर्ड डायरेक्शन इन स्पेस अंडरलाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैं आपको बताऊं, जब भी दो चीजें घूमते हैं ना, आपने बैली डांसर्स को देखा होगा, ठीक है। वो जो डांसर्स होते हैं वो जो एक मतलब घूमते रहते हैं एक ही टांग के ऊपर ऐसे लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, जब तक वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तभी तक वो रोटेट कर सकते हैं। अगर वो कंजर्व नहीं हुआ, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो गई तो वो रोटेट नहीं कर सकेंगे, वैल्यू कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, ठीक है। एक बार के लिए इतना देखो कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जब हम लाइन के अंदर चल रहे हैं लीनियर मोमेंटम को किससे लिखते हैं, T इज इक्वल टू एम वी। बट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई क्रॉस ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम आई क्रॉस ओमेगा, आई होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा हमारा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको एग्जांपल से अच्छी तरह समझ आएगा। अब देखो, जैसे मैंने वो रोटेट डांस करते हैं यानी कि बेली डांसर्स या जो भी होते हैं उनकी बात की थी, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस इज डॉटेड लाइन। यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये डॉटेड लाइन हमारी रोटेशन ऑफ एक्सिस है। रोटेशन ऑफ एक्सिस का मतलब क्या होता है, जिसकी अपनी धुरी अपनी एक्सिस के अराउंड, जैसे अर्थ रोटेट करती है ना अपनी एक्सिस के अराउंड, वही चीज है। तो रोटेशन एक्सिस इज डॉटेड लाइन पार्ट ऑफ द बॉडी, मास इज फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, स्पिनिंग स्लोली, वी स्मॉल। वी स्मॉल है, ये देखो बिल्कुल सेंटर से निकल के आई है, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। तभी चीज जो है तभी वो रोटेट कर सकेगा। अब देखो, द रोटेशन एक्सिस इज डॉटेड लाइन, ऑल ऑफ द बॉडी मास इज क्लोज टू रोटेशन एक्सिस। यहाँ पे देखो बॉडी का जो मास था वो क्लोज नहीं था, ये एक पैर इसका इधर है, रोटेशन एक्सिस के क्लोज नहीं था। यहाँ पे जो है ये इस रोटेशन एक्सिस के क्लोज है, स्पिनिंग क्विकली। तो अब ये क्विकली स्पिन करेगा। अब इसको क्या होगा, स्पिन करने में दिक्कत आएगी, अब ये क्विकली स्पिन करेगा। क्विकली क्योंकि मास इसका एक लाइन के ऊपर आ रहा है ना, ठीक है। देखो जब भी योगा करते हैं या जब भी ये ऐसे डांस वगैरह करते हैं तो बोलते हैं ना कि बैलेंसिंग टेक्निक का यूज करो, तो बैलेंस करना पड़ेगा मास को आपको। अगर बैलेंस नहीं रहा आपका अपने ऊपर, अपने मास के ऊपर, तो फिर गिर जाओगे, ठीक है। तो फिर ये जो डांस होते हैं या जो योगा होते हैं या कोई चीज नहीं होगी। तो यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है कि जो एंगुलर मोमेंटम बिफोर, डांस करने से पहले इसका जो एंगुलर मोमेंटम था वो इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर, डांस करने के बाद में इसका एंगुलर मोमेंटम है वो, दोनों क्या होंगे, सेम। मतलब क्या होता है, देखो जब कंजर्व होती है ना एक चीज, तो अगर या तो इनिशियली का मतलब जब हमने शुरू किया है, ठीक है, तब कोई चीज कम होगी तो वो फाइनल यानी कि जब काम खत्म करेंगे तब बढ़ जाएगी, या अगर फाइनली वो ज्यादा है तो फाइनली अगर वो कम हुई है तो इनिशियली वो ज्यादा होगी। तो एक दूसरे की जो भरपाई है ना वो करते रहते हैं, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन लॉस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये थोड़ा सा सिंपल ही लॉ है कि चार्ज को हम लिखते हैं Q से, और टोटल चार्ज जो होता है ना आइसोलेटेड या क्लोज्ड सिस्टम का, आइसोलेटेड और क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है कि बाहर की चीजों का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे पानी का टैंक है, उसको क्लोज कर दो, उसके ऊपर छत लगा के उसको, मतलब बाहर से उसके ऊपर धूप का असर नहीं होना चाहिए, तो पानी उतना ही रहेगा उसके अंदर। पर जब क्या होगा कि उसको ओपन कर देंगे हम, क्लोज ना रख के उसके छत को या किसी जहां पे भी पानी रखा है उसके छत को अगर हम निकाल देंगे तो वहां पे वो पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो क्लोज या आइसोलेटेड होने का मतलब क्या है, बाहर की कंडीशंस का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जब आइसोलेटेड और क्लोज सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसका जो चार्ज होता है ना वो भी कांस्टेंट रहता है। चार्ज यानी कि Q की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो भी कांस्टेंट आएगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, सबको पता है प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है। एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब ये देखो हमने इसको डिवाइड कर दिया, टोटल हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज था, +1 की बात करते हैं तो हम, ठीक है, 1 QE चार्ज था। इलेक्ट्रॉन वाले को हम QE लेके चल रहे हैं, हम सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो इसको क्या किया, +2/3 QE, -1/3 QE और +2/3 QE के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है।
ये डिवीजन होगी, यू यू डी, ये आपके काम का नहीं है। एक बार आप, हम इसको बोलते हैं कि हमने इस सिस्टम को ऐसे चार्जेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करो, 2/3 माइनस 1/3 प्लस 2/3 ऐड कर दो, इनको आपस में सॉल्व करो। आंसर जो है वो आपका 1 QE ही आना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपका आंसर आता है दैट मीन्स कि आपका जो चार्ज है वो कंजर्व है, और इसको सॉल्व करने से आंसर हमारा QE ही आएगा, ठीक है, 1 QE। अब नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि देखो यहाँ पे हमारे पास कोई, ये आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ई नेगेटिव और एक एंटी इलेक्ट्रॉन। एंटी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल उल्टा, यानी कि प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब स्ट्राइक करेंगे या एनर्जी हमने प्रोवाइड की, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन निकल गया, एक प्लस का चार्ज और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि जितना +1 -1 कितना होगा, 0, ठीक है। चाहे आप क्या करें, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की रिएक्शन करवा लें, उसके बाद में जो एनर्जी निकलेगी, उसके बाद में भी जो हमारा सिस्टम होगा उसका भी जो Q टोटल है वो भी 0 ही होना है, ठीक है। ये आपको दो दिए हुए हैं, बिफोर हमारा Q 0 था, रिएक्शन होने से पहले, रिएक्शन होने के बाद में भी हमारा Q 0 है, यहाँ पे भी 0 था और यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट लॉ था, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हमारे जो कंजर्वेशन लॉज होते हैं वो खत्म होते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे जो कंजर्वेशन लॉज किए हैं, आपने जस्ट क्या करना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट और आपके आगे फिजिक्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम कोलिजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वाला कंसेप्ट आपको बहुत परेशान करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लॉज पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ हमने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हमने उसके बाद में किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मास को भी हम ना क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे, इनिशियली और फाइनली, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में जो मास होगा वो सेम रहता है, ठीक है। इसको हम ये नहीं बोल सकते नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, पर अगर क्रिएट हो भी रहा है तो वो बाद में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है पहले तो बाद में अपने आप कहीं ना कहीं से वो चार्ज है, वो मास है, वो उतना का उतना आएगा। रिएक्शन को बैलेंस करके हमने निकाला। उसके बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम बात करते हैं। मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है। अब वेलोसिटी दो टर्म्स में हम लेते हैं, दैट इज लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो उसी के हिसाब से हमारे दो लॉज बनते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, लीनियर मोमेंटम के अंदर हम बात करते हैं कि एक ट्रेन की एग्जांपल हमने ली थी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के अंदर हम बेली डांसर वाली एग्जांपल को लेते हैं कि जब उसका मास है वो कंसंट्रेटेड होता है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, तो वो इजीली स्पिन कर सकता है। बट अगर उसका मास जो होता है वो इधर उधर हो जाता है एक्सिस से, तो वो उसको थोड़ा सा स्पिन करने में टफ, मुश्किल लगता है, और उसकी वेलोसिटी कम होती है, वो कम वेलोसिटी से राउंड राउंड घूम सकता है। अगर उसका मास कंसंट्रेटेड हो गया तो वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से घूमेगा। तो एक बार अगर वेलोसिटी कम है तो दूसरी बार वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मास तो इंक्रीज हो नहीं सकता क्योंकि घूमने वाला तो वही है ना। अब उसने अगर एक्सिस के ऊपर अपने मास को कंसंट्रेट करवाया है, उसके इक्वल मास रखा है उस एक्सिस के ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से घूमेगा। अगर नहीं रखा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो एक क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चार्ज होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि टोटल चार्ज जो होगा वो कंजर्व होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड। Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.